Hey guys, welcome to the 30th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 26 से लेकर 29 तक जो जो चीज़ें हमने अभी तक देखी है उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइटोक्रोम क्या है? एक फ्लैवोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है या लाइपोप्रोटीन है? तो सही आंसर है क्रोमोप्रोटीन। मैंने आपको लेक्चर नंबर 26 में अच्छे से बताया था कि अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाइटोक्रोम जो कि एक क्रोमोप्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फ्लावरिंग इंडक्शन। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन लीव्स। फाइटोक्रोम्स लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन कैरेट, जमीकंद, जिंजर या टर्मेरिक? सही आंसर है कैरेट। अगेन लेक्चर 28 में हमने देखा था कि अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट्स। व्हीट, बार्ली, राय में तो आपको वर्नलाइजेशन देखने को ही मिलेगा। ठीक है, जो कि एनुअल प्लांट्स है। लेकिन बाइनियल प्लांट जैसे कि शुगर बीट, कैपेजेस एंड कैरेट्स में भी आपको वर्नलाइजेशन फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक, चलो। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय फाइटोक्रोम आर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज, यानी कि फाइटोक्रोम आर फॉर्म जो है फाइटोक्रोम का वो कितने वेवलेंथ का लाइट को एब्जॉर्ब करता है? बोलिए, 620 नैनोमीटर, 640 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर या 720 नैनोमीटर? बताइए। सही आंसर है 680 नैनोमीटर। देखो, मैंने आपको जब पढ़ाया था ना तो मैंने कहा था कि पीआर जो होता है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर और पीएफआर में मॉडिफाई हो जाता है। और पीएफआर जो है ये फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो पीआर है ना, ऑप्शन में तो कहीं 660 नहीं दिख रहा, तो 660 के नियरेस्ट आपको 680 टिक करके आना है। अब आप बोलोगे सर 660 के आजू बाजू तो 640 भी आता है। तो देखो, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये जो 660 है ना, तो हमेशा आपको इसके ऊपर वाले का ही जो नियर है उसी को लेके चलना है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको, यहाँ पे आप चाहो तो एक इन्फॉर्मेशन और अच्छे से याद कर सकते हो कि पीआर जो है वो 660 से लेके 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप रख सकते हो अपने दिमाग में। ये तो जबकि एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एआईपीएमटी में आया था। खैर, एआईपीएमटी में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर से बहुत उड़दंग फुड़दंग क्वेश्चंस आ जाते थे। जब से नीट आया है तब से नीट तो एकदम एनसीईआरटी स्पेसिफिक ही हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आने के चांसेस कम है। बट हम कोई चांस नहीं ले सकते क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो जो पहले हुआ है वो फिर हो सकता है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू इथाइलिन, आईएए, एब्सिसिक एसिड या स्टार्च? कौन सा केमिकल हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है? तो एब्सिसिक एसिड। लेक्चर नंबर 29 में हमने पढ़ा भी था कि सीड डॉर्मेंसी किस लिए देखने को मिलता है? अगर सीड कोट इम्परमिएबल या हार्ड हो तो, या फिर सीड में प्रेजेंस हो किसी केमिकल इनहिबिटर्स का, जैसे एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड। ये सब केमिकल इनहिबिटर्स है जो कि सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं। या फिर हो सकता है कि सीड का जो एम्ब्रॉय हो वो इमेच्योर हो, तो ये भी एक कारण है सीड डॉर्मेंसी का। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है डॉर्मेंसी ऑफ सीड इज ब्रोकन बाय। किस तरीके से? आप देखो, सीड डॉर्मेंसी को कौन इंड्यूस कर रहा था? एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये सब एसिड जो है केमिकल इनहिबिटर्स है जो सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं। अब सीड डॉर्मेंसी को आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो? सीड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या साइटोकाइनिन। इन सब में से कौन सा केमिकल हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है? ओवरकम कर सकते हो आप सीड डॉर्मेंसी को। तो इसका सही आंसर है जिब्रेलिन। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 29 में मैंने आपको कहा था कि इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू चिलिंग कंडीशन। वर्नलाइजेशन करा दो, सीड जो है अच्छे से जर्मिनेट करेगा, सीड की जो डॉर्मेंसी है वो जा सकती है। चिलिंग कंडीशन में रख दो सीड को।
or by application of certain chemicals like जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट ये दो केमिकल ऐसे हैं जिनको आप अगर अप्लाई करते हो सीड के ऊपर तो सीड में जो डोर्मेंसी है वो खत्म हो जाएगी। तो जिब्रेलिन ऑप्शन में है तो जिब्रेलिन ही टिक करके आओ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो ये असर्शन रीजन दिया हुआ है, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। ये जो ए बी सी डी है किसको डिनोट करते हैं, यहाँ नीचे टेबल में दिया हुआ है। असर्शन पहले पढ़ते हैं। वर्नलाइजेशन प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट टिल द प्लांट मैच्योर्स, सही है। रीजन, फ्लावरिंग में बी क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली अफेक्टेड बाय वर्नलाइजेशन, ये भी सही है। देखो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion। ठीक है, दोनों ही करेक्ट। मैंने आपको पढ़ा है लेक्चर नंबर 27 में कि वर्नलाइजेशन जो है ये प्रिवेंट करता है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, आपको तो इतना तक ही यहाँ से लेना है। इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ठीक है, तो टिल मैच्योरिटी प्लांट में वर्नलाइजेशन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। और यहाँ तक कि इन सम प्लांट फ्लावरिंग इज इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा रीजन है ना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक, दोनों ही सही है लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चंस देखे, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चांसेस है कि आ जाए। अब वो तो भगवान के ऊपर है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से थोड़ी होगा, मैं बोल दिया और नीट में आ गया, लेकिन मेरा काम है आपको तैयार करके रखना। ठीक है, तो मैंने आपको तैयार कर दिया। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आप देख लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो पढ़ कितना भी लो, रिवीजन कितनी बार भी कर लो, अगर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, एमसीक्यूज नहीं कर रहे हो, तो सारे पढ़ाई सारे रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है होता है खत्म। अब हम शुरू करने वाले हैं जूलॉजी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जूलॉजी के ऊपर है। सबसे पहले हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, नहीं चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 7 शायद। ठीक है, चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।